हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये इमेज पिछले 1 सालों से आप सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हैं और इंटरनेट पर वायरल भी बहुत है। भारत में जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसके कुछ पहलू हैं, उसके कुछ आयाम हैं कि लोकतंत्र को बनाए रखने में बहुत सारे हिस्सों के या बहुत सारे लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है, जिसे हम लोग पीपल पार्टिसिपेशन के नाम से जानते हैं। तभी कोई व्यवस्था आपके पास डेमोक्रेसी कहलाती है। हम लोग इलेक्शन के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करके डेमोक्रेसी को बनाए रखते हैं और हम अपन को शासित करने वाली जो सरकार होती है उसको चुनते हैं। लेकिन इसी के साथ में डेमोक्रेसी कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर है और 4th पिलर के तौर पर आपको मीडिया देखने को मिलती है। इसमें जो तीसरा पिलर है जुडिशरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस शब्द के पास बहुत सारी पावर है। ये जस्टिस प्रोवाइड कराता है, गलत अगर हो रहा हो तो उसको सही कराता है। तो आपके जीवन को बचाने में, जीवन को बेहतर बनाने में जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन जब कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, जस्टिस JS वर्मा जो हैं, इनके आवास पर बहुत सारा कैश जला हुआ मिला और एक जब सरकारी एम्प्लॉय के तौर पर आप लोग काम करते हैं, चाहे आप भले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना हो, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आपको पर्क्स बहुत सारे मिलते हैं, फैसिलिटी बहुत सारी मिलती है, लेकिन कैश जो है, जो सैलरी है, बहुत लिमिटेड आपकी होती है। और आप पूरी लाइफ टाइम भी अगर इस जॉब को सर्व करें तो भी आप शायद करोड़ के आसपास पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। लेकिन करोड़ों के पैसे एक साथ जले हुए मिलना एक बहुत ही खतरनाक घटना थी। इस घटना में सुप्रीम कोर्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ और उनको लेकर इंक्वायरी शुरू की गई। पार्लियामेंट में इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसको आप लोग महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं। जब ये फाइनल होने जा रही थी उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज करता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमको यहाँ पे जरूर बताइएगा। तो JS वर्मा इस केस को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी कैसे तय हो, आपको क्या लगता है, कैसे इसको तय किया जा सकता है, इसके बारे में भी अपनी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। ये धन्य है ये प्रभु, पैसा इनके घर से मिला, फिर भी बोलते हैं कि सर्विस क्वार्टर से पैसा मिला है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब आपकी बिल्डिंग, आपके अपार्टमेंट में आपके सर्वेंट हैं और वहाँ इतना बड़ा पैसे का खेल चल रहा है, आपको पता भी नहीं है। फिर देश के इस कानून व्यवस्था को आप बेहतर तरीके से कैसे चलाएंगे, हम इसकी उम्मीद आपसे कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो पूरा इंसिडेंट क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है देखो, शुरुआत कहाँ से होती है समझिए। इस्तीफे का दिन 10 अप्रैल, ये 14 अप्रैल तक की कार्यवाही यहाँ पर होनी थी। 10 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में 14 अप्रैल के जज को अपने बचाव में दलीलें पेश करनी थी और ठीक 10 अप्रैल को अपना पक्ष रखने के बजाय उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इस्तीफे में किसी कारण का यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। अब कहानी आपकी पूरी खत्म हो जाती है। जैसे ही आप पे कोई इंक्वायरी चल रही है, आप अगर इस्तीफा दे देते हैं, आप रिजाइन दे देते हैं, तो पूरी की पूरी प्रोसेस आप पर रुक जाती है। तो जो एक ऐतिहासिक क्षण या एक ऐतिहासिक पल की हम उम्मीद कर रहे थे कि जस्टिस वर्मा वो पहले जज बनेंगे जिनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा। और अभी तक हम लोग जो कहते आए हैं जुडिशरी को पढ़ाते टाइम पर कि भारत के संविधान के आर्टिकल 124 का जो सब क्लॉज है या सब आर्टिकल 4 है, उसमें जिस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है उसके तहत किसी भी जज को हटाया नहीं गया है। चाहे वो B रामास्वामी हो, चाहे आपके पास सौमित्र सेन हो, चाहे चटर्जी हो, चाहे टंडन हो, ठीक है, या हमारे दीपक मिश्रा जी हो, इन सबके खिलाफ प्रोसेस शुरू होना चाहिए। प्रोसेस शुरू हुई लेकिन कंप्लीट अभी तक नहीं हुई, क्योंकि जब भी कंप्लीट होने की बात आई, जैसे सौमित्र सेन की कंप्लीट होने वाली थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अभी तक ये पूरा नहीं हो पा रहा है, रुक गया है। पर ये हो क्यों रहा है, इसको कैसे सही किया जा सकता है, ये सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करें। देखो, विवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, घर से मिला भारी कैश। लुंटियस दिल्ली, तारीख और जगह 14 मार्च 2025 को उनकी दिल्ली स्थित सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिला, कैश में पैसा मिला। जज का पक्ष ये था कि कैश सर्वेंट क्वार्टर के पास एक स्टोर रूम से मिला था। जज ने कहा था कि उनका या उनके परिवार का इस कैश से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब मेरे घर में कुछ भी रखा हुआ है, मुझे पता ही नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकता हूँ, कैसे अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता हूँ, मुझे अभी तक इसके बारे में समझ में नहीं आया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। जैसे ये खबर आई तो हुआ क्या, SC थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ और SC ने काम छीना गया। दिल्ली हाईकोर्ट में उनका सारा न्यायिक काम यहाँ पे तुरंत रोक दिया गया। तबादला उनके मूल कोर्ट
इलाहाबाद जो है यहाँ पे इनको वापस भेज दिया गया। और पाबंदी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सख्त निर्देश दिए गए कि उन्हें कोई भी न्यायिक काम ना सौंपा जाए। मतलब दिल्ली से वापस वहीं भेज दिया और उन पर पाबंदी लगा दी कि किसी भी तरीके का कोई जुडिशियल वर्क इनको नहीं दिया जाए। मतलब पूरे तरीके से इनको लिमिटेड यहाँ पे कर दिया। तो शुरुआत दिल्ली के इनके आवास से होती है, कैश मिलता है, वापस इनको इलाहाबाद यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। संसद में महाभियोग और जांच की आंच। जुलाई में संसद में उन्हें हटाने के लिए महाभियोग, इम्पीचमेंट। बेटा एक बात आपको बता दूं, देखो जनरली आप इसको महाभियोग कह देते हैं, लेकिन ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, वियोग जैसी प्रक्रिया, क्योंकि महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लागू होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इनको हटाता कौन है? संसद हटाता है, ठीक है। उसके बाद जांच समिति के सामने 9 मुख्य गवाहों में पूछताछ की गई और मार्च में अभियोजन पक्ष ने अपनी बहस पूरी यहाँ पे कर ली थी। मतलब जजेस को हटाने की जो प्रोसेस है ना, थोड़ी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जजेस को अगर आपको हटाना है तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है 124(4) में। इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को ऐसे ही हटाया जा सकता है। इनको हटाने की जो प्रोसेस है ये संसद में आएगी। संसद, पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन में आ सकती है। आपके पास भी लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है। लोकसभा में तो 100 मेंबर के हस्ताक्षर चाहिए और राज्यसभा में तो 50 मेंबर के हस्ताक्षर यहाँ पर चाहिए। अगर यहाँ शुरू होता है तो एक कमेटी बनेगी 3 मेंबर, और ये कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और एक लॉ एक्सपर्ट होंगे। अगर यहाँ पे आता है तो कमेटी यहाँ बनती है। ये कमेटी इंक्वायरी करेगी, यहाँ पे वोटिंग होगी, फिर दूसरे पक्ष में जाएगा, इनको सुनवाई करने का मौका दिया जाएगा। जब दोनों हाउसेस से ये 2/3 की मेजोरिटी से पास हो जाएगा, उसके बाद ही प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट का जो वर्डिक्ट है वो फाइनल होगा। जब ये सुनवाई कर रही थी, समिति जांच कर रही थी, तो इस पक्ष को बोलने का मौका दिया जाता है जिन पे केस चल रहा है, तो इनको सुनवाई का मौका दिया गया और सुनवाई के मौके दिए जाने से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके पूरी प्रक्रिया यहाँ पे खत्म कर दी। लेकिन एक मैसेज बहुत बड़ा छोड़ के चले गए कि जो JS वर्मा है उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, क्या वो आरोप सही है? अगर आरोप सही नहीं है तो रिजाइन क्यों किया, प्रक्रिया को पूरा क्यों नहीं होने दिया? तो जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है 124 या जजेस रिमूवल एक्ट या जजेस जो रूल्स एक्ट है 1968, उसमें भी इसका प्रावधान किया गया है कि 124(4) के थ्रू हटाएंगे। संसद में बिल आएगा, दोनों पक्षों में आ सकता है। लोकसभा में इतने लोग चाहिए, राज्यसभा में इतने चाहिए, पर ये बिल 2/3 की मेजोरिटी से पास होना चाहिए। फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर उसका फाइनल वर्डिक्ट के बाद इनको हटा देंगे। लेकिन उन्होंने पहले ही इसको रोक दिया। तो JS वर्मा जी चले गए हैं। आप इस केस को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बेटा बन सकता है, ध्यान रखना। अब जांच करने वाली समिति में कौन कौन शामिल था? जस्टिस अरविंद कुमार, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये इंक्वायरी कर रहे थे। जस्टिस श्री चंद्रशेखर, ये चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट, और VB आचार्य, सीनियर वकील कर्नाटक हाई कोर्ट। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा एक जांच समिति बनाई गई। देखो होता क्या है, जैसे मान लो लोकसभा में आया, लोकसभा में तो यहाँ कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी। अगर ये राज्यसभा में आएगा तो पहले कमेटी बनाई जाएगी। अब ये कमेटी इंक्वायरी करेगी। जब ये कमेटी इंक्वायरी करेगी ना, तो उस समय जज को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। लेकिन जब इनको मौका दिया गया ना, उससे पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया। जब ये अपना पक्ष रखते फिर इस पे वोटिंग होती, और इस पे वोटिंग होने के बाद ये 2/3 से पास हो जाता, फिर ये राज्यसभा में जाता, यहाँ से भी 2/3 से पास हो जाता, फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता और इनको हटा देते। और जस्टिस वर्मा भारत के पहले जज बन जाते जिनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता। पर उन्होंने पहले ही जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को यहाँ पे रोक दिया। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब इससे पहले देखो किस किस को और हटाया गया है, आप इसको देख लीजिए। देखो सबसे पहले मैं आपको एक केस बताता हूँ, जस्टिस B रामास्वामी। ये 1993 का केस है, सुप्रीम कोर्ट के पहले जज जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई। प्रस्ताव लोकसभा में बहुमत न मिलने के कारण आपके पास विफल हो गया। फिर 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन का एक बहुत बड़ा केस है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, इन पे बहुत बड़े आरोप थे करप्शन के। राज्यसभा ने महाभियोग पास कर दिया था, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इनके केस में भी यही होता कि लोकसभा पास करती थी, राज्यसभा में जाने से पहले इस्तीफा देते थे, पर इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले कौन? B रामास्वामी। जस्टिस सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट के, जस्टिस PD दिनाकर ये सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। महाभियोग की कार्रवाई शुरू होने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस CB नागार्जुन रेड्डी 2017, इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन सांसदों का समर्थन न मिलने के कारण विफल रहा। और जस्टिस दीपक मित्रा 2018, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव शुरू हुआ, लेकिन राज्यसभा के सभापति द्वारा प्रारंभिक चरण में ही इसको यहाँ पे खारिज कर दिया गया।
तो ये और कौन कौन से जज हैं जिनको हटाने की कोशिश की गई, जिनके खिलाफ महाभियोग हो गया, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा, ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये हमारा कोर्स है और इस पे अभी आपको ढेर सारा डिस्काउंट मिल रहा है। हमारी अचीवर कार्निवल सेल के अंतर्गत लोएस्ट प्राइस एवर मिल रही है ऑल यूपीएससी के कोर्सेज में। तो जल्दी जाएं, इस कोर्स में एनरोल करें, आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ शुरू करें और आपके फीडबैक हमको जरूर दें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।